So this paper is May June 21, paper 21, पेपर 2 वेरिएंट बनाएंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कह रहा है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा, हम क्वेश्चन पे जाने से पहले ना इसको जरा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। ये जो हमें इसने कंपाउंड्स दिए हुए हैं A to G। ए जो है वो अल्कोहल है, क्योंकि इसमें देखो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। बी जो है वो सिंपल एल्केन है, हमारे पास 3 कार्बन एटम्स वाला एल्केन है, दिस इज प्रोपेन। सी जो है इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। और कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है? दिस इज 3 कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दिस इज प्रोपानोइक एसिड। डी इज एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ई जो है वो भी एक एल्केन है, ब्रांच्ड एल्केन बना हुआ है कोई, 4 कार्बन एटम वाला एल्केन है, तो ये आइसोमर बना हुआ है ब्यूटेन का। सिमिलरली जो कंपाउंड एफ है, इसमें राइट साइड पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, और लेफ्ट साइड पे जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहल। तो ये अल्कोहल भी है फंक्शनल ग्रुप इसमें, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। और जो कंपाउंड जी है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप हमें दिख रहा है वो है एस्टर। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ईच कंपाउंड मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। स्टेट विच कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूल विद ओनली 14 एटम्स। तो ये तो आपको काउंट करने पड़ेंगे सबके कि किसमें 14 एटम्स हैं। अब जैसे ए में टोटल 3 कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन काउंट करें तो 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हो जाएंगे? 8 9 10 11 12 एटम्स हैं इसमें, 14 तो नहीं है इसमें, तो ए तो नहीं है। इस तरह ये आपको सारे काउंट करने पड़ेंगे। जल्दी से बता दो काउंट करके कि 14 किस में है। बी में वी हैव 3 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन इज 3 + 3 6 7 8 हाइड्रोजन एटम्स। टोटल कितने हो गए? 11 एटम्स। तो बी में भी हमारे पास 14 एटम्स नहीं आ रहे। सी में कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 कार्बन एटम्स हैं। हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम है। 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 एटम्स आ रहे हैं, 14 नहीं आ रहे। डी में 4 कार्बन एटम्स हैं और 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 8 + 4 = 12, इसमें भी 14 नहीं आ रहे। ई में भी है 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स, तो इसमें 14 एटम्स आ रहे हैं, तो इसका आंसर है ई। अब बाकी मैं आगे नहीं देखूंगा क्योंकि उसने बोला हुआ था विच कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूल विद ओनली 14 एटम्स, मतलब कोई एक ही आंसर होगा हमारे पास। अगर आप फिर भी एहतियातन एफ और जी के एटम्स काउंट करना चाहो तो कर सकते हो सेम वे में, ठीक है, 14 नहीं आएंगे किसी में भी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कैन बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म प्रोपेनोइक एसिड। देखो ऑक्सीडाइज कौन होते हैं? अल्कोहल होते हैं। और कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा? 3 कार्बन एटम वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा। जैसे कंपाउंड ए जो है वो 3 कार्बन एटम वाला अल्कोहल है, दैट इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा। ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, दैट इज KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4 लेते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए, या सिंपल ऑक्सीजन गैस भी ले सकते हैं। पार्ट 3 में कह रहा है इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो ई जो हमने देखा था, कंपाउंड ई जो है वो 4 कार्बन एटम्स वाला एल्केन बन रहा है, दैट इज ब्यूटेन, और वो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन नहीं है बिकॉज 1 कार्बन इज इन ब्रांच्ड। तो ई जो है वो हमारे पास आइसोमर ऑफ ब्यूटेन है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है रिएक्ट्स विद स्टीम टू मेक एन अल्कोहल। तो हम एल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं विद स्टीम, हाइड्रेशन ऑफ स्टीम वाला जो रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वाला जो रिएक्शन है,
तो एल्कीन सारे कंपाउंड्स में एक ही है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और हाइड्रेशन करवाने के लिए किसी भी एल्कीन की हाइड्रेशन करवाने के लिए हमें स्टीम चाहिए होती है। और इसकी रिएक्शन कंडीशंस भी याद रखना, इसको वैसे पूछा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, कि जब एल्कीन की आप हाइड्रेशन करवाओगे तो यू विल गेट अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट, और उसको करवाने के लिए टेम्परेचर जो है वो 350 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर जो है वो 65 एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड होता है, और कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड H3PO3। बेटा ये ईयर है आपका मई जून 2021, पेपर 2 है वेरिएंट 1। आइसोमर क्या होता है? आइसोमर आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कैटलिस्ट हम लेते हैं कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रेशन करवाने के लिए। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, बस रिकॉल करवा रहा था यहाँ पे। देखो आप फॉस्फोरिक एसिड लिख दो, कंसंट्रेटेड ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, हम डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड के साथ भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं, बट मेक श्योर फॉस्फोरिक एसिड आपने लिखना है, एक्वस फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है कैन बी पॉलीमराइज टू मेक अ पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर जो है वो आपका एस्टर बॉन्ड बनता है, और पॉलीएस्टर बनाने के लिए ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें या तो दो मोनोमर्स हो जिसमें डाइकार्बोक्सिलिक और डायोल हो, मतलब या तो एक ऐसा दो ऐसे मोनोमर हो जिसमें एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो, दूसरे साइड पे भी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो, उसको डाइकार्बोक्सिलिक कहते हैं, और इसके साथ एक ऐसा मोनोमर हो जिसमें दोनों साइड पे OH फंक्शनल ग्रुप हो। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहल भी है? मतलब F के मॉलिक्यूल जो है वो आपस में ही एक दूसरे के साथ पॉलीमर बना सकते हैं, क्योंकि एक साइड पे कार्बोक्सिलिक है, दूसरी साइड पे अल्कोहल है। तो पॉलीएस्टर किस कंपाउंड से बन सकता है? कंपाउंड F से। पार्ट बी में कह रहा है स्टेट विच टू कंपाउंड्स इन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब ब्लू लिटमस रेड कौन से कंपाउंड करते हैं? दोज आर एसिडिक। अब इसमें देखो लिखा हुआ है टू कंपाउंड्स, तो आपको ऐसे दो कंपाउंड बताने हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हो। तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हमें सी में मिला था प्रोपेनोइक एसिड, और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एफ में भी है। तो C and F they both will turn blue litmus paper red because they both have acidic functional group in them. इसका आंसर हो जाएगा C and F। चलें आगे बढ़े। Next question is helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon are noble gases in group 8. State the noble gas which has the greatest volume of composition in air. तो नोबेल गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर इन ट्रेस अमाउंट्स, और सबसे ज्यादा जो नोबेल गैस हमारे पास प्रेजेंट होती है दैट इज आर्गन। इनफैक्ट जब हम केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में एयर की कंपोजिशन पढ़ते हैं तो एयर में जो मेनली गैसेस प्रेजेंट होती हैं दैट इज नाइट्रोजन विच इज 78%, ऑक्सीजन गैस विच इज 21%, उसके अलावा बाकी रिमेनिंग अमाउंट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन का, और कुछ नोबेल गैसेस भी होती हैं आर्गन के अलावा भी, लेकिन मेनली आर्गन गैस होती है। ठीक है जी, हुसैन हीलियम का आ सकता है बिल्कुल। यूज पूछ सकता है ग्रुप 8 के सारे नोबेल गैसेस के। हीलियम का यूज वेदर बलून्स में यूज करते हैं, नियॉन जो है वो एडवर्टाइजिंग लाइट्स में यूज करते हैं, आर्गन जो है वो फिलामेंट बल्ब में यूज होता है। अच्छा स्टेट वन यूज फॉर हीलियम। तो हीलियम इज यूज इन वेदर बलून्स। Radon is very unreactive. All noble gases are unreactive. Reason being because they have 8 electrons in their outermost shell और they have complete octet, जिसकी वजह से they do not have to lose or gain electron, तो इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं करते।
ठीक है, तो यूज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ रेडॉन टू एक्सप्लेन व्हाई, बिकॉज रेडॉन हैज complete octet, or in other words you can write it has 8 electrons in its outermost shell. Having 8 electrons in outermost shell. शाबिर बेटा पढ़ लिया है हमने केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट आपकी क्लास में. The next कह रहा है two isotopes of radon are shown. Give one similarity in the atomic structure of these two isotopes. Isotopes में similarity क्या होती है? Isotopes are the atoms of the same element with same number of protons. They have both radon isotopes have 86 protons. Give one difference in the atomic structure of these isotopes. They have different mass number or different number of neutrons. तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि जो रेडॉन, या सिंबल से लिख लो, रेडॉन 220 हैज 2 लेसर न्यूट्रॉन्स. 2 न्यूट्रॉन्स कम है ना इसमें, जब भी इसका मास जो है वो बाय 2 कम है. 220 है, दूसरे वाले रेडॉन का 222 है. देन रेडॉन 222. आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल एक ही मतलब है. Next question is xenon forms a compound that contains only xenon, oxygen and fluorine. The compound contains 22.1% oxygen by mass and 17.5% fluorine by mass. Calculate the empirical formula of this compound. Empirical formula निकालने के लिए we have 3 elements present in this compound. Xenon है जिसका symbol Xe होता है, आप प्रोडक्ट टेबल से देख सकते हो. उसकी परसेंटेज गिवन नहीं है, वो आप निकालोगे. फ्लोरीन, ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है which is 22.1% और फ्लोरीन की परसेंटेज गिवन है which is 17.5%. तो xenon की परसेंटेज कैसे निकालोगे? देखो टोटल परसेंटेज होती है 100%, उसमें से 22.1% ऑक्सीजन है प्लस 17.5% फ्लोरीन है, तो बाकी का क्या होगा? xenon की परसेंटेज होगी. कितनी आ रही है वो? 60.4. अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए? वी हैव टू डिवाइड दीस परसेंटेजेस बाय रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट. xenon का रिलेटिव एटॉमिक मास कहां से देखोगे? प्रोडक्ट टेबल से. 130 होता है, ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का 19. इनको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं उनको एटलीस्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस लिखो और बताओ कितने आ रहे हैं. xenon आ रहा है 0.464, 0.465 लिख दो उसको. ऑक्सीजन आ रहा है 22.1 over 16 is 1.38 और फ्लोरीन आ रहा है 0.92. अच्छा, उसके बाद जो स्टेप है वो क्या है कि इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर आया है उससे सबको डिवाइड करोगे. तो इन सब में से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 0.465. 0.465 से सबको डिवाइड करो. First step is that you have to divide the percentages of masses whatever is given by the relative atomic mass. Then you have to divide the answers by the smallest number of all these three. तो xenon कितना बन जाएगा? 1. ऑक्सीजन बन जाएगा आपका 2.9. 2.9 is round of 2.97 है, तो this is close to 3.
of fluorine 0.92 divided by 0.465, यह आ जाएगा 1.97 which is close to 2. एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जिनॉन 1 है, ऑक्सीजन 3 है और फ्लोरीन 2 है। सिर्फ 3 मार्क्स मिल रहे हैं इसके, इतना सा काम करने के लिए। गलत मत करना बस। ऑक्सीजन 3 आ रहा है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सैंपल ऑफ नियॉन has a volume of 21 decimeter cube at room temperature and pressure. The temperature of the sample is increased. The pressure remains constant. Describe and explain using kinetic particle theory what happens. Describe भी करना है और explain भी करना है। देखो 3 चीजें हैं इस क्वेश्चन में, describe, explain and using kinetic particle theory what happens to the volume of the sample. देखो हमने गैस लॉस पढ़े और गैस लॉस क्या बताते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है गैस का, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो अभी वो क्या कह रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ द सैंपल इज इंक्रीज। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल इंक्रीज। अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी किस तरह से यूज करोगे? देखो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि ऑल पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। So if you are increasing the temperature, the particles will move faster and further apart from each other. Increasing temperature, particles will gain more kinetic energy and they will spread out. दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। As on increasing temperature, particles move further apart from each other. और जब एक दूसरे से दूर दूर होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है द प्रेशर ऑफ द सैंपल इज इंक्रीज्ड, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बॉयल्स लॉ जो है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, सेम बात पूछ रहा है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गैस will decrease as on increasing pressure, particles move closer to each other. क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा नेक्स्ट, calculate the mass of neon in the 21 decimeter cube sample. देखो हमें ये पता है from the knowledge of moles that 1 mole of any gas, irrespective of the type of gas, 1 mole of any gas always occupies a volume of 24 decimeter cube, and 1 mole of any molecule or atom or compound has a mass equals to its molecular mass. अब neon is a noble gas जो मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहती है, तो 1 मोल ऑफ नियॉन का जो मास होगा ना, इट वुड बी इक्वल्स टू द एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नियॉन के बराबर होगा। सही है? तो नियॉन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 20, और 1 मोल ऑफ नियॉन का जो वॉल्यूम होगा वो 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। तो हम ये वाला रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं ना कि 24 डेसीमीटर क्यूब
नियॉन का जो मास है वो 20 ग्राम है, तो 21 डेसीमीटर क्यूब नियॉन का कितना मास होगा x। या फिर आप इसको यूं भी कर सकते हो कि जो 21 डेसीमीटर क्यूब नियॉन का वॉल्यूम है उससे मोल्स निकाल लो पहले, और फिर उसको AR से मल्टीप्लाई करके मास बना लो, या फिर ये वाला मेथड करो जो अभी नीचे पड़ा है। आंसर क्या आ रहा है? एटॉमिक मास एटम का होता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल या कंपाउंड का होता है। आंसर आ रहा है 17.5 ग्राम्स। एक्स की वैल्यू आ रही है 17.5 और ये नियॉन के 21 डेसीमीटर क्यूब का मास है। अब उसने आंसर में आपको कहा था गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो मतलब दो नंबर लिखना है ना, तो 7 जो है वो उसको फिर मैं राउंड ऑफ कर दूंगा क्योंकि आगे उसके 0.5 है, तो वो क्या हो जाएगा 18। तो आपने फाइनल आंसर 18 ग्राम्स लिखना है, 17.5 नहीं लिखना। देखो मूसब, 24 डेसीमीटर क्यूब की कोई भी गैस होगी ना वो 1 मोल के बराबर होगा, ठीक है। और 1 मोल की किसी भी गैस का मास, 1 मोल के किसी भी एटम का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। अगर तो ये मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता। नियॉन जो है वो नोबेल गैस है, और नोबेल गैसेस जो होती है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो उसका मास जो है वो उसका एटॉमिक मास जो है वो 20 ग्राम, सही है। और 1 मोल का वॉल्यूम 24 होता है, तो ये तीनों आपस में इक्वल है ना। तो अगर 1 मोल का मास एटॉमिक मास के बराबर है, उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब है, तो एटॉमिक मास और वॉल्यूम भी तो इक्वल होगा। 24 डेसीमीटर क्यूब नियॉन का जो मास होगा वो कितना होगा, नियॉन के एटॉमिक मास के बराबर। इस तरह से किया था। क्लियर है? यस, मास अगर 17.3 होता तो टू सिग्निफिकेंट फिगर मींस उसको 17 लिखते फिर। चलो मूविंग ऑन। क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। Petroleum or crude oil is separated into fractions such as liquefied petroleum gas, petrol, मतलब ये फ्रैक्शंस बताए हुए हैं उसके। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक फ्रैक्शन है, पेट्रोल या गैसोलीन एक फ्रैक्शन है, और नेफ्था एक फ्रैक्शन। नेम द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू फ्रैक्शंस। तो वो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल जो पढ़ा था, तो प्रोसेस क्या है, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेम वन अदर फ्रैक्शन सेपरेटेड फ्रॉम क्रूड ऑयल, गिव अ लार्ज स्केल यूज फॉर दिस फ्रैक्शन। अब हमने फ्रैक्शंस की ना ऑर्डर याद रखना है। वो ऑर्डर क्या है, हमारे पास पहले गैसेस होती हैं, रिफाइनरी गैसेस आती हैं, फिर हमारे पास गैसोलीन आ गया, केरोसिन आ गया, नेफ्था आ गया, केरोसिन आ गया। इसी तरह और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस है भाई, डीजल है, केरोसिन है, बिटुमिन है, हैवी ऑयल है। तो आप कुछ भी लिख लो, लेट्स से डीजल लिख लो। और डीजल का यूज क्या है, यूज फॉर एज अ फ्यूल फॉर हैवी लॉरीज या हैवी कार्स या ट्रक्स। यूज पूछ रहे हैं उसका, एप्लीकेशन यूज, यूज है यूज। आगे कह रहे हैं क्रूड ऑयल डज नॉट, अच्छा क्रूड ऑयल का नाम पेट्रोलियम भी होता है, इसलिए वो दोनों नाम साथ लेके चल रहा है। डज नॉट कंटेन इनफ ऑफ द फ्रैक्शंस दैट कंटेन स्मॉलर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स सच एज पेट्रोल। पेट्रोलियम contains a high proportion of larger hydrocarbon molecules such as naphtha. Describe how the demand for smaller hydrocarbon molecule is satisfied. तो हम क्या करते हैं, लार्जर एल्केन फ्रैक्शन जो होते हैं या लार्जर फ्रैक्शन जो होते हैं उनकी क्रैकिंग करते हैं, ठीक है, टू ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर मोर यूजफुल फ्रैक्शंस। तो हम क्या करते हैं, लार्जर हाइड्रोकार्बन molecules are cracked by heating them
विद अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड? एल्यूमिनिया या सिलिका? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, वरना अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो फिर वो क्रैक नहीं होगा बल्कि बर्न हो जाएगा। टू प्रोड्यूस स्मॉलर more useful hydrocarbon molecules। जी, जवेरिया फ्रैक्शन सारे के सारे अल्केन्स ही होते हैं। भाई ये पेपर जो है वो जून 21 है, पेपर 2 वेरिएंट 1। स्मॉल देखो, पेट्रोल, अब जो नेफ्टा है ना, या आपके पास डीजल हो गया, या आप और नीचे आ जाओ बिट्यूमेन है, उनकी डिमांड कम है। पेट्रोल जो है वो स्मॉलर एल्कीन फ्रैक्शन है 8 कार्बन एटम्स वाला, उसकी डिमांड ज्यादा है। देखिए पेट्रोल एक लाइटर फ्यूल है जो कि अच्छे से बर्न होता है, इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा है। अब जो बाकी का फ्रैक्शन निकला है क्रूड ऑयल से, उसको क्या करें? उसको क्रैक करके हम वाले फ्रैक्शन बना लेते हैं छोटे, जो कि ज्यादा डिमांड में। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, डिमांड में ज्यादा या यूजफुल ज्यादा हुए हैं जो ज्यादा डिमांड में है, तो उसने क्वेश्चन में डिमांड का वर्ड यूज किया था। जी, ये हमने फ्यूल्स में पढ़ा है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। नेक्स्ट कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोइथीन इज शोन। क्लोरोइथीन इज अ मोनोमर यूज्ड टू मेक पॉलीक्लोरोइथीन। Polychloroethene is non-biodegradable. Explain the meaning of the term non-biodegradable. Non-biodegradable क्या होते हैं? वो polymers which are not decomposed by bacterial action. Which are not decomposed by bacterial action. बिल्कुल सिलेबस में है भाई, प्लास्टिक्स में पढ़ा है ना, एडिशन पॉलीमर्स में डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। चलें आगे। नेक्स्ट कह रहा है डिस्क्राइब वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। डिस्पोजल मतलब इनको ठिकाने कैसे लगाएं भाई? तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको जला दें, जब लेकिन जब जलाएंगे तो पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। अगर इसको पानी में डालोगे तो वो क्या कहते हैं, मरीन लाइफ डिस्टर्ब करेगा। और अगर जमीन में दफना दोगे तो लैंडफिल पोल्यूशन कहते हैं उसको, क्योंकि जमीन पर वो उसके जमीन के ऊपर भी बिल्डिंग नहीं बना सकते जब तक आपके वेस्ट ना निकालो उसको। बर्निंग प्रोड्यूसेस टॉक्सिक गैसेस। अच्छा, इसकी बर्निंग जो है ना, हम एक तो होता है ना ब्लाक फजूल, आपने कचरा जला दिया, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो इनको ना हम जलाते हैं इंसिनरेटर्स में। इंसिनरेटर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली प्लास्टिक जला के हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये पावर प्लांट्स में यूज होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब आप इसको बर्न करते हो तो इसमें से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं या पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, तो वो अगर आप एयर में रिलीज कर दोगे तो अगेन इन्वायरमेंट डैमेज होगा। यस, लैंडफिल का भी लिख सकते हो, इट कॉजेज लैंडफिल पोल्यूशन। अगर आप बरी कर रहे हो उसको तो दिस इज नोन एज लैंडफिल पोल्यूशन। और अगर आप उसको पानी में डाल रहे हो, वैसे पानी में डाल देते हैं लोग, तो वो मरीन लाइफ को अफेक्ट करता है।
आगे कह रहा है ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीक्लोरोइथीन। पॉलीक्लोरोइथीन जो है, अच्छा देखो हमें ना इसने ऊपर मोनोमर दिया हुआ है ना क्लोरोइथीन का, इससे पॉलीक्लोरोइथीन बनाएंगे इसी मोनोमर से। किस तरह से बनाते हैं भाई, जो हमारे एडिशन पॉलीमर्स है वो कैसे बनते हैं कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है ना। अब आपने इसमें 2 रिपीट यूनिट दिखाने हैं, तो 2 बार आप जो है ना इसका क्लोरोइथीन के मोनोमर बनाओगे इस तरह से। लेकिन इनके बीच में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये खत्म, ये नहीं दिखाना, ये खत्म हो जाएगा, और जो कार्बन है वो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और दोनों मॉलिक्यूल्स के राइट और लेफ्ट पे आप कंटिन्यूटी बॉन्ड दिखाओगे, इस तरह से लाइन एक्सटेंड कर दोगे। सही है। नहीं अली, जनरल बात करो, क्योंकि और भी बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, डिफरेंट पॉलीमर में से डिफरेंट गैसेस निकल रही होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इतना बड़ा नुकसान नहीं है जो बाकी गैसेस निकलती हैं। इंसिनरेटर्स बेटा वो होता है कि जिसमें आप प्लास्टिक वेस्ट को बर्न करते हो। प्लास्टिक वेस्ट आर बर्न इन इंसिनरेटर्स टू प्रोड्यूस बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें जो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल काम है। चलें आगे। नेक्स्ट कह रहा है फैक्ट्री यूजेस 100 टन ऑफ क्लोरोइथीन टू मेक पॉलीक्लोरोइथीन, reduce the mass of polychloroethene made, assume the percentage yield is 100%। हाँ भाई, समझ आया क्वेश्चन? देखो, फैक्ट्री यूजेस 100 टन ऑफ क्लोरोइथीन, एडिशन पॉलीमर में जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ पॉलीमर। कुछ एलिमिनेट तो नहीं हो रहा ना इसमें, ये आपस में जो मोनोमर है वो पूरा का पूरा दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ जाता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 1000 मोनोमर्स थे, तो वो जुड़ के 1000 के 1000 मोनोमर जुड़ जाएंगे और उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। तो जितने भी हमारे पास मोनोमर्स थे उसका जो मास था, वो जब पॉलीमर बनाएंगे तो मास तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि सबके सब बस आपस में अटैच्ड हुए एक दूसरे के साथ, कोई और एटम निकला नहीं है। तो जो पॉलीमर बनेगा उसका मास भी कितना होगा, जो सारे मोनोमर्स का मिला के मास था, दैट इज 100 टन। तो पॉलीमर का मास कितना होगा, जो सारे मोनोमर्स का मास था, 100 टन। और ऐसा क्यों? क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही है, देयर इज नो अदर प्रोडक्ट इज फॉर्म, एज इट इज एडिशन polymerization and hence no other product is formed। is formed except polymer। देखो अली, हमारे पास जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है तो जो मोनोमर्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। और किस तरह से ज्वाइन होते हैं कि उनका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड खत्म होता है ना, और वो जो डबल बॉन्ड खत्म होता है तो जो मॉलिक्यूल्स के कार्बन है वो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन जो थे जिनकी वैलेंसी फ्री हुई है वो बस आपस में दूसरे मोनोमर्स के साथ जुड़ जाते हैं। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो मोनोमर था उसका जो भी मास था, इस तरह के टोटल 1000 मोनोमर्स आपस में जुड़े, तो जो टोटल 1000 मोनोमर्स का मास होगा, पॉलीमर में भी तो वही 1000 मोनोमर्स है ना, तो पूरे पॉलीमर का मास क्या हो जाएगा, उन 1000 मोनोमर्स का मास।
यील्ड तो वो कह रहे हैं 100% है, मतलब कुछ लॉसेस नहीं हुए, सारे के सारे मोनोमर ज्वाइन होके पॉलीमर बना रहे हैं, तो कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता इसमें। लेकिन जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है जिसमें पॉलीएस्टर या पॉलीएमाइड बनाता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी मास टोटल मोनोमर्स का था वो पॉलीमर का नहीं होगा, पॉलीमर का थोड़ा कम होगा उसमें। सही है। आगे कह रहा है क्लोरोइथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। क्लोरोइथीन जो है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसके रिएक्शन सारे वही होंगे जो एल्कीन्स के होंगे, राइट। तो इसने अभी क्या रिएक्शन करवाया है, वो कह रहा है कि इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया अंडर द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, मतलब हाइड्रोजनेशन करवाई है। और हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, पूछा हुआ नहीं है मैं बता रहा हूँ, निकेल यूज करते हैं क्योंकि ये याद होना चाहिए, और हीट करते हैं साथ में टू अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, जो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उनके जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड में से जो एक बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, जिनकी जगह पे हाइड्रोजन गैस से निकल के दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। अच्छा, ये क्लोरोइथीन था, ये तो मैं इथीन की एग्जांपल दे रहा हूँ ना। अब जरा इसकी जगह, इथीन की जगह अगर क्लोरोइथीन होगा तो जो क्लोरीन है वो तो अपनी जगह पे लगा रहेगा ना, उसने तो कहीं नहीं जाना है। तो वो पूछ रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट बना है ना, उसका स्ट्रक्चर बता दो। तो ये हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना है, उसका स्ट्रक्चर ये होगा। आप उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना भी सकते हो, ये तो मैंने डिस्प्लेट फॉर्मूला बना दिया है, तो डिस्प्लेट फॉर्मूला भी बना दो चल जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना चाहो तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे और दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कॉपर 2 क्लोराइड एंड कॉपर 2 आयोडाइड एंड कॉपर 2 कार्बोनेट आर आयनिक कंपाउंड। सही है, मेटल नॉन मेटल है सारे। प्रिडिक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज अदर देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड। अब आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बोला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। लेकिन वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिस्कस नहीं करना है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी predict two physical properties other than electrical conductivity of copper 2 chloride, स्पेशली कॉपर 2 क्लोराइड के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, कॉपर 2 क्लोराइड जो है ना एक सॉल्युबल सॉल्ट है। कैसे पता, हमने एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स में क्या याद किया हुआ है कि ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड 2 क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। so copper 2 chloride is not one of them, so we can say that copper 2 chloride is water soluble। एक प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं, दिस इज वाटर सॉल्युबल। चलें आगे। नेक्स्ट कह रहा है कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल, स्टेट वन प्रॉपर कॉपर 2 क्लोराइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड और ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स एंड दे हैव डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन मेटल की, जो कॉमनली हमें पता होती है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। वो कॉपर की नहीं पूछ रहा है, कॉपर 2 क्लोराइड की पूछ रहा है। तो कॉपर 2 क्लोराइड क्योंकि उसमें कॉपर ट्रांजिशन मेटल है तो इसका ये कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कॉपर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू मेक कॉपर 2 क्लोराइड। ओके, कॉपर 2 क्लोराइड कंटेन्स कॉपर 2 पॉजिटिव आयन
एंड क्लोराइड -1 आइन। कॉपर 2 क्लोराइड का मतलब यही है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन होगा, क्लोराइड -1 होगा। Explain in terms of the movement of electrons how copper 2 chloride is formed from copper atoms and chlorine molecules. तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, देखो जब कॉपर और क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर की तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना, अभी तक वो एटॉमिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करे हुए उसमें। जब वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा कॉपर क्लोराइड बनने के लिए, तो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर atoms will lose 2 electrons each। एक कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस। और एंड क्लोरीन जो Cl2 की फॉर्म में गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म। देखो एक क्लोरीन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना, ग्रुप 7 का आउटर शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन Cl2 में 2 क्लोरीन एटम है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो पूरा क्लोरीन मॉलिक्यूल टोटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एंड क्लोरीन गेन Cl2 गेन 2 electrons to form 2 chloride ions। ठीक है, आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम कॉपर टू क्लोरीन। आगे कह रहा है कॉपर 2 आयोडाइड डिकम्पोजेस मतलब ब्रेक डाउन टू फॉर्म आयोडीन एंड कॉपर 1 आयोडाइड। ओके, the ionic equation for this reaction is shown। use the information to explain that oxidation takes place। देखो इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज हुई है। देखो लेफ्ट साइड पे कॉपर जो है वो 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, राइट साइड पे जो फॉर्मूला बना हुआ है CuI। अब इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी और आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोडाइड आयन है ना, -1 होगी। वो तो ग्रुप 7 का है। अब कॉपर +2 भी बना सकता है, +1 भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल है और ट्रांजिशन मेटल की एक प्रॉपर्टी यही तो है कि दे फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो कॉपर +1 है CuI में जो राइट साइड पर है, तो कॉपर जो है वो +2 से +1 हुआ है। +2 से +1 होने का क्या मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है कि ये रिड्यूस्ड हुआ है। तो रिडक्शन हुई है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की। और अगर हम आयोडाइड आयन को देखें तो आयोडाइड आयन -1 से I2 बना रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, -1 से 0। दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब आयोडाइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, और जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो ऑक्सीडाइज्ड होती है। तो कह रहा है कि यूज द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने लूज किए, आयोडाइड आयन ने। आयोडाइड आयन और I नेगेटिव आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। और नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है एक्सप्लेन रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो रिडक्शन किसकी हुई है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना लिखना होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन स्टेट से समझाने की जरूरत नहीं है, लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझाना आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सैंपल ऑफ कॉपर 2 कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। देखो मेटल कार्बोनेट्स की आपको डिकम्पोजिशन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। उसने तो प्रोडक्ट्स पूछा हुआ है सिर्फ, लेकिन कॉपर 2 कार्बोनेट का मतलब क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव और कार्बोनेट आयन का चार्ज होता है 2 नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, CuCO3। कॉपर 2 कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस कॉपर 2 ऑक्साइड।
एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, कॉपर 2 ऑक्साइड। आप उसका फॉर्मूला लिख दो या पूरा नाम लिख दो तो ज्यादा बेटर है। दिस इज कॉपर 2 ऑक्साइड और साथ में क्या बनेगा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अशर ऑक्सीडेशन स्टेट से बताओगे तो मिल जाएंगे, लेकिन सिलेबस रिक्वायरमेंट नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट से आंसर बताना। अब लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बताओ, ज्यादा बेटर है। चलो क्वेश्चन 5 कह रहा है आयरन पायराइड FeS2 is an ore of iron. When heated in air, FeS2 produces both iron 3 oxide and sulfur dioxide. Balance the equation shown. अब इक्वेशन बैलेंसिंग आपका क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर है, वो आपको खुद मेहनत करनी है करने पे, और अगर टाइम ज्यादा लग रहा हो तो छोड़ देना, बाद में कर लेना। फिर कह रहे हैं डिस्क्राइब वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। तो सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेस एसिड रेन। एसिड रेन के बड़े डिसएडवांटेजेस हैं एग्रीकल्चर सॉइल पे, क्योंकि वो सॉइल का पीएच जो है एसिडिक कर देता है। फिर कह रहा है डिस्क्राइब हाउ सल्फर, yes, every metal carbonate will form metal oxide and carbon dioxide. Describe how sulfur dioxide is converted into sulfuric acid in the contact process. तो उसकी हमने 3 इक्वेशन लिखनी है कि सल्फर डाइऑक्साइड गिवन है ऑलरेडी। तो सल्फर डाइऑक्साइड को पहले हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड with vanadium 5 oxide as a catalyst with a temperature of around 450 degrees Celsius and a pressure of 10 atmospheric. देखो सल्फर trioxide is reacted with oxygen to form sulfur trioxide gas. ऊपर जो है ना ये सल्फर डाइऑक्साइड है। इक्वेशन क्या है इसकी, SO2 O2 के साथ रिएक्ट करती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, टू फॉर्म SO3। बैलेंस इक्वेशन इसकी याद रखो। एटमॉस्फेयर याद ना है मतलब माहिन क्या बताना है एक बार फिर। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन हेमन, यू हैव टू रिमेम्बर इट, रिवर्सिबल है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करोगे, पहले सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराओगे टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो है 450 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर लेते हैं वो है 10 एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर भूल गए हो तो टेम्परेचर जरूर लिख देना। और जो कैटलिस्ट लेते हैं वो है V2O5। V2O5 का जो नाम है वो है वेनेडियम 5 ऑक्साइड। और फिर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है उसको हम रिएक्ट करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या वाटर के साथ टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। प्रेशर, हाँ प्रेशर की रेंज है 1 से 10 एटमॉस्फेयर। तो अगर आपको नोट्स में 2 एटमॉस्फेयर लिखवा है तो 2 एटमॉस्फेयर लिख लो। रेंज होती है 1 से 10 एटमॉस्फेयर के बीच में कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो 450 350 से 600 के बीच में कुछ भी लिख सकते हो। अभी बना रहे हैं बिलाल सल्फ्यूरिक एसिड। देखो तुम लोग शायद भूल गए हो, हमने ना इस रिएक्शन के
जो स्टार्ट किया था ना सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, वो क्या था कि पहले हम सल्फर को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को फिर हम ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करवाते हैं टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये जो सेकंड रिएक्शन है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था, दिस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक भी है, ये भी याद रखना बात साथ में। उसके बाद आप क्या करते हो, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी है उसको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो। तो हमने देखा था एक कंपाउंड बनता है ओलियम H2S2O7, और फिर इस ओलियम को हम अगर वाटर में ऐड करवाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो ये आप ये वाली दो स्टेप्स भी लिख सकते हो, या अगर आप डायरेक्टली ये भी लिख दो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली अगर हम वाटर में डालें तो भी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा वो, लेकिन वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। तो अगर आप ये तीन, अभी देखो पहली इक्वेशन की तो जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने रिएक्शन कहा था सल्फर डाइऑक्साइड से स्टार्ट करो, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के लिए ये तीन इक्वेशन तो आपको याद होनी चाहिए। और जो दूसरा प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसकी रिएक्शन कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। इसमें टेम्परेचर आप 450 याद कर लो, प्रेशर आप अगर 2 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है कॉपी में 2 एटमॉस्फेयर याद कर लो, और कैटलिस्ट जो है वो वेनेडियम 5 ऑक्साइड V2O5 याद कर लो। ओलियम को पानी में डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अगर आपने ओलियम वाला नहीं लिखना ना, आप डायरेक्टली ये लिख दो सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो उस इतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने ओलियम को लिखने के मिलेंगे। सही है, आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन में अभी आपने ये भी लिखना है, देन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड into water to produce H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और वर्डिंग लिख दोगे वो भी इनफ है, अगर आप इसकी इक्वेशन लिख दोगे तो वो एक ही बात है, आप इक्वेशन लिख दो या वर्ड लिख दो, मैं दोनों लिख रहा हूँ। सही है भाई, आगे बढ़े। स्टेट वन अदर यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के हमने अच्छे खासे यूजेस देखे हैं, वो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड वाला हैंडआउट है ना, अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस लिखे हुए हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, और एक यूज है उसका ब्लीचिंग वुड पल्प। पेपर जो वुड पल्प होता है उसका येलो कलर जो है उड़ाने के लिए, ब्लीच करने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं, जिससे पेपर बनता है। वुड पल्प आपका जो ट्री होता है उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको उतार के, वो येलो कलर का होता है, उसी से पेपर बनता है। तो उसको व्हाइट करने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ब्लीच करते हैं। देखो डिटर्जेंट हम बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, सही है। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड हम सल्फर डाइऑक्साइड से बनाते हैं, तो डिटर्जेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये होता है, जैसे वो एक क्वेश्चन आता था ना, तो कहता है कि बताओ सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बताओ, और ऑप्शन में फर्टिलाइजर दिया हुआ था। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, हाउएवर सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स। इसी तरह आपका सल्फर डाइऑक्साइड के जो यूजेस है ना, देखो ये कहाँ मिलेंगे आपको, जो अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड वाला चैप्टर है ना उसका जो हैंडआउट है, एक बार ना ये याद कर लेना, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस भी पूछता है और सल्फर डाइऑक्साइड के भी पूछता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड
मेनली जो है ना टू ब्लीच स्ट्रॉस को ही कहते हैं वुड पल्प को, और एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। ठीक है, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी लिखे हुए हैं ऊपर, तो एक बार इसको जरा पढ़ लेना, बहुत सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस और सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं आयरन टू ऑक्साइड, कोक, लाइमस्टोन, ब्लास्ट फर्नेस की बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की, एंड हॉट एयर आर हीटेड टुगेदर इन अ ब्लास्ट फर्नेस टू मेक मोल्टेन आयरन। डिस्क्राइब द फंक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ कोक। कोक जो है वो हीट करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर रिड्यूस होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है ना। तो कोक क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ आपका रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। कोक बेसिकली कार्बन है और कुछ नहीं है। ठीक है, कोक burns in oxygen to produce कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। याद है ब्लास्ट फर्नेस की इक्वेशंस क्या थी? ब्लास्ट फर्नेस में हमने क्या किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करवाई थी, और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करवाने के लिए हमने आयरन ओर यूज की थी जिसमें आयरन मेटल होगा, और वो आयरन ओर का नाम था हेमाटाइट ओर, विच इज Fe2O3। सही है, तो इसमें हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो कोक कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो पहले बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फर्दर रिड्यूस्ड होके बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये आपका जो Fe2O3 में आयरन ऑक्साइड में जो आयरन 3 पॉजिटिव आयन है उसको रिड्यूस करता है टू प्रोड्यूस मोल्टेन आयरन। इसमें एक रॉ मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट भी लिया था जो कि डिकम्पोज होके पहले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये किस काम में आती है, ये सैंड इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है ना, ये सिलिका के साथ रिएक्ट होती है टू प्रोड्यूस कैल्शियम सिलिकेट। और कैल्शियम सिलिकेट क्या मोल्टेन फॉर्म में जो कैल्शियम सिलिकेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मोल्टेन स्लैग। Calcium carbonate is basically used to produce calcium oxide which removes sand impurities. नहीं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स नहीं पढ़ाया अभी, डिजाइन्स पढ़ाने। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पूछ रहा है लाइमस्टोन का क्या यूज है, तो लाइमस्टोन डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड which removes sand impurities। कैटलिस्ट नहीं होता ब्लास्ट फर्नेस में, कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता। हॉट एयर क्या करती है, एयर में से ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आएगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, कोक बर्न होगा। तो हॉट एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर कोक टू बर्न। ब्लास्ट फर्नेस में मुझे नहीं समझ आता, ब्लास्ट फर्नेस में तुम लोग हमेशा यही क्यों पूछते हो कि कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा, ब्लास्ट फर्नेस में कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। Yes, calcium silicate is basically formed when the impurities are removed. तो कैल्शियम ऑक्साइड रिमूव्स इम्प्योरिटीज, और वो इम्प्योरिटी जो है वो किस तरह से रिमूव करता है, सैंड इम्प्योरिटी के साथ मतलब सिलिका के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है। कैल्शियम सिलिकेट रिमूव नहीं कर रहा है इम्प्योरिटी, कैल्शियम ऑक्साइड रिमूव कर रहा है। कॉपर कार्बोनेट तो इसमें है ही नहीं, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट
जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है टू प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या करता है, ये रिएक्ट होता है, जो सैंड होती है ना भाई, जब पोर आप निकालते हो जमीन में से तो उसमें मिट्टी होती है, तो मिट्टी जो है वो मोल्टेन आयरन में मिक्स हो सकती है। मिट्टी क्या है, सैंड, सिलिका, SiO2। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिकली बेसिक ऑक्साइड है, और जो सिलिका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट कर देते हैं, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी को अपने साथ उठा के ले जाता है टू फॉर्म CaSiO3 विच इज नोन एज कैल्शियम सिलिकेट, और इसको हमने नाम दिया हुआ है मोल्टेन स्लैग। तो वो सैंड जो है वो कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में बन के मोल्टेन आयरन के ऊपर आके जमा हो जाता है, लेस डेंस होता है। ये वाली स्लाइड ले लो। चले आगे बढ़े। नहीं, इस क्वेश्चन में अशर इक्वेशन नहीं बनानी थी, किसी ने पूछा था तो मैं समझा रहा था कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है। इक्वेशन नहीं बनानी है आपको, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये इस क्वेश्चन में नहीं बनानी है, लेकिन याद होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करवाती हैं। नेम वन अनदर ग्रीन हाउस गैस। मीथेन is a well-known greenhouse gas. Or environmental problem that may be caused by an increase in the percentage of carbon dioxide in the air, global warming. कोक बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर रिड्यूस्ड होके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो हमें बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आएगा, कोक से ही आएगा ना। कोक पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम तो याद ही कर लो, वैसे बनानी भी आनी चाहिए। कार्बन ग्रुप 4 का है तो इट विल मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ईच ऑक्सीजन is from group 6, so they will make 2 covalent bonds. अब ऑक्सीजन के आउटर शेल के बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाने हैं, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जितने भी सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, जो भी कॉपी में करवाए हुए ना, जिनकी बॉन्डिंग में बॉन्डिंग बनाई थी, वो सारे आने चाहिए बनाने। आगे बढ़े। Some power stations burn methane. Construct the equation to show the complete combustion of methane. The combustion of hydrocarbons अब तो बहुत बार कर लिया है हमने। कंप्लीट कंबशन में दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और बैलेंस कैसे करते हैं इसको, मीथेन में कार्बन 1 है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी 1, हाइड्रोजन 4 है तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे, 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 मोल्स ऑफ वाटर। राइट साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 ऑक्सीजन, और वाटर की वजह से 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 4 ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन करने के लिए O2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, आगे बढ़े। कार्बन डाइऑक्साइड मेड इन पावर स्टेशन कैन बी रिमूव्ड बाय अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद वाटर। एक रिएक्शन दिया हुआ है उसने, सही है, दिया हुआ है, हमने तो हमें तो नहीं पता था ये रिएक्शन, उसने दिया हुआ है, बस रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेफ्ट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और बाकी लिक्विड है वाटर, और कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो बना है वो एक्वस फॉर्म में बना है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज। कार्बन डाइऑक्साइड की जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पर है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है अभी। प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन हाउ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंजेस। तो
जब रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो प्रेडिक्ट क्या करना है आपने इसमें, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाया था इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अचीव बैक द इक्विलिब्रियम। उसको आगे फेंक देगा वो प्रोडक्ट साइड पे। सो दैट एक्सप्लेन भी करना है ना इसमें, तो उसमें क्या लिखोगे, सो दैट टू रिड्यूस concentration of carbon dioxide and re-establish equilibrium। अशर क्या बताना है दोबारा, रिएक्टेंट साइड पे जब आप किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और अगर आप कम करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड राइट हैंड साइड। बिल्कुल अली, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट मूव्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड टू काउंटर द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे थे टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज इंक्रीज, all the conditions are kept constant, predict and explain how the position of equilibrium changes। देखो, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हमने क्या देखा है कि आपका जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो एंडो है या एक्सो है, पहले ये देखोगे। अब ये वाला अगर एंडो होता है, रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होती है और कम करने से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है। और एक्सो में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा और डिक्रीज करने से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, इसने ऊपर बता दिया था। और टेम्परेचर वो कह रहा है कि क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोजीशन एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, so increasing the temperature will shift the position of equilibrium towards left hand side। Position of equilibrium shifts towards left hand side by increasing temperature as forward reaction is exothermic। फॉरवर्ड की टर्म्स में ही लिखो अली, फॉरवर्ड की टर्म्स में ही लिखो। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगी, ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमेशा यही होगा। और डिक्रीज करने से लेफ्ट पे शिफ्ट होगी। एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने से लेफ्ट और टेम्परेचर डिक्रीज करने से राइट। आगे कह रहे हैं मीनिंग ऑफ द टर्म वीक
इन वीक एसिड। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है कि इनकम्प्लीट आयोनाइज, वीक का मतलब है कि इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, इट आयोनाइजेस या एसिड आयोनाइजेस पार्शियली या इनकम्प्लीटली। वो एसिड की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, ज्यादातर इसमें बच्चे एसिड की डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, वो वीक पूछ रहा है कि वीक का क्या मतलब है, वीक एसिड में। बैकवर्ड डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आया है, हाँ बिल्कुल आया है भाई। अनस अब क्वेश्चन मैं समझा नहीं, वैसे तुम्हारा इलेबोरेट कर दो। अच्छा आगे कह रहा है कार्बोनिक एसिड contains a small concentration of carbonate ions. If carbonic acid is pumped deep underground, the carbonate ion will react with metal ions to form insoluble carbonate. Write an ionic equation for the reaction of magnesium ions with carbonate ion. देखो मैग्नीशियम आयन ग्रुप 2 का होता है ना, तो Mg2 पॉजिटिव, और कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला तो उसने दिया हुआ है, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, राइट। और ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, तो ग्रुप एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट, इसके अलावा अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट है तो वो इनसॉल्युबल होता है। बाकी जो आइंस होते हैं उनका स्टेट सिंबल क्या होता है, एक्वस। मांगे भी नहीं है इस क्वेश्चन में स्टेट सिंबल, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अक्सर मांगता भी है। माइन इसमें ना 3 क्वेश्चंस और होंगे अभी। अच्छा क्वेश्चन 7 में कह रहा है एक्वस अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड एज शोन। A 25 centimeter cube sample of 0.15 mole per decimeter cube of ammonium nitrate is heated। देखो मोल्स में जब भी आपके पास किसी भी चीज की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन होती है तो इसका मतलब है आपने इसके मोल्स तो निकालने ही है, सही है। कह रहा है कैलकुलेट दी मैक्सिमम वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नाइट्रोजन का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो उसके नीचे वॉल्यूम लिख देंगे। और किस चीज से निकालना है, अमोनियम नाइट्राइट से, लेकिन अमोनियम नाइट्राइट का क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है, तो मैं क्या यूज करूं। देखो गैसेस का वॉल्यूम यूज करते हैं स्टोइचियोमेट्री में, ये तो गैस नहीं है ना, ये एक्वस है, तो इसका वॉल्यूम यूज नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि इसके हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, C इज इक्वल टू N ओवर V से। तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन है 0.15 और वॉल्यूम है 25 सेंटीमीटर क्यूब, इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दो, ये मोल्स आ जाएंगे 0.00375। अब इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्राइट से कितना मोल ऑफ नाइट्रोजन बन रहा है, 1 मोल, लेकिन नाइट्रोजन का हमें तो वॉल्यूम लिखना है, तो किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि रूम टेम्परेचर की बात चलती है ना। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। अभी क्वेश्चन में आपको जो मोल्स गिवन है अमोनियम नाइट्राइट के, वो आ रहे हैं 0.00375 मोल। तो 0.00375 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्राइट से कितना वॉल्यूम बनेगा नाइट्रोजन का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। ये आ रहा है 0.09 डेसीमीटर की। आगे बढ़े, आगे कह रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट इज डिक्रीज्ड, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शंस रिमेन्स कांस्टेंट, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस। रेट ऑफ अ रिएक्शन के जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर इज वन ऑफ दोस व्हिच कैन इफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन।
टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। और एक्सप्लेन कैसे करोगे, क्योंकि पार्टिकल्स हैव अच्छा टेम्परेचर सॉरी चेंज नहीं किया, कंसंट्रेशन चेंज किया, कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, सॉरी कंसंट्रेशन क्या किए, डिक्रीज किए, तो रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज किए मतलब दे आर फ्यूअर नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स एज नंबर ऑफ reactant particles are lesser, so frequency of effective collision decreases. नहीं, टेम्परेचर कंसेंट अच्छा कंसेंट्रेशन कम ज्यादा करने से ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी कम ज्यादा होगा और रेट पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर वगैरह चेंज करने से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। नहीं, इसमें देखो उसने सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस, सिर्फ रेट के बारे में पूछा था ना, तो उसने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का तो कोई जिक्र नहीं किया हुआ, इसलिए नहीं लिखा उसको। yes you can write there are lesser number of particles per unit volume, so frequency of effective collision decreases और particles become less crowded, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, सारे वर्ड सही हैं इसके। तो इस तरह के वर्ड जो आप याद कर रहे हो मार्किंग की से, बहुत अच्छी बात है, आप करो। और जो आपको आसान लगे वर्ड, आप देखते हो कि एक ही चीज को 3 वर्ड से समझाया हुआ है, जो वर्डिंग आपको आसान लग रही है, जो आसानी से याद हो गई, आप वो याद कर लो। यस, लेस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। आगे कह रहा है NH4NO2 contains the ammonium ions and nitrite ion। नाइट्राइट आयन वैसे हमने तो याद भी किया हुआ है, फॉर्मूला देख के भी पता लग रहा है, NO2-1 है, अमोनियम आयन NH4+1 है। A mixture of aqueous calcium hydroxide and ammonium nitrite is formed। कैल्शियम नाइट्राइड वाटर एंड अ गैस आर फॉर्म। देखो अमोनियम नाइट्राइड क्या है, दिस इज अमोनियम सॉल्ट, और हमने अमोनियम सॉल्ट का एक रिएक्शन पढ़ा हुआ होता है कि व्हेन अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद एल्केलीज, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्केली, व्हेन अमोनियम सॉल्ट आर हीटेड विद एल्केली, तो अ सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस इज फॉर्म। तो ये जो गैस बन रही है, कौन सी गैस बनेगी, अमोनिया गैस। द गैस टर्न्स डैम लिटमस पेपर ब्लू। हाँ, बेसिक गैस है, अमोनिया गैस है, तो वो हिंट दे रहा है आपको अमोनिया गैस है, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो अमोनियम नाइट्राइट है NH4NO2, जब ये रिएक्ट होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ग्रुप 2 का मेटल है, 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड इज OH-1, तो फॉर्मूला इज CaOH2। तो ये सॉल्ट बनाएगा कैल्शियम मेटल, कैल्शियम नाइट्राइट आयन के साथ जुड़ेगा ना, नाइट्राइट आयन है NO2-1, ये जो फॉर्मूला बनेगा सॉल्ट का वो क्या होगा, CaNO2 ये फॉर्मूला मेकिंग जो हम पढ़ते थे ना, वो इसी वजह से पढ़ते थे कि इक्वेशन बनाने के लिए आती है। साथ में बनेगा वाटर और साथ में बनेगी अमोनिया गैस। अब इस इक्वेशन, जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन बनाओगे, वो बाय डिफॉल्ट आपको बैलेंस करनी ही करनी है। अब जैसे राइट साइड पे अगर हम देखें तो NO2 के साथ बाहर 2 आ रहा है, तो अमोनियम नाइट्राइट के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे भी NO2 2 हो जाए पूरा।
फिर वाटर के साथ जो है वो आपको 2 मोल लगाना पड़ेगा और अमोनिया के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ नाइट्रोजन भी बढ़ रहा है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। 3 मार्क्स की इक्वेशन इसलिए क्योंकि आपको फॉर्मूला मेकिंग भी करनी है और इक्वेशन बैलेंसिंग भी करनी है। जी हारिस बोलो। Ammonium nitrate is added to a sample of aqueous potassium iodide. Aqueous potassium iodide reducing agent है, ठीक है। इसके अंदर आयोडाइड आइन, पोटेशियम आयोडाइड जो है वो खुद कलरलेस होता है, लेकिन जब ये किसी चीज को रिड्यूस करवा देता है तो इसमें जो आयोडाइड आइंस हैं वो क्या बना लेते हैं, आयोडीन बना लेते हैं, I2। और ये जो I2 पानी में डिसॉल्व होती है एक्वस फॉर्म में, तो पानी का कलर क्या कर देती है, ब्राउन कर देती है। तो वो ब्राउन सोल्यूशन क्या है, बेसिकली एक्वस आयोडीन है। दिस इज एक्वस आयोडीन। नाम भी लिख सकते हो और सिर्फ ये भी लिख सकते हो I2 और स्टेट सिंबल लिख दो एक्वस। 0.5 मार्क्स का कोई चक्कर ही नहीं होता, मिलेगा तो पूरा 1 मार्क या फिर 0 मार्क। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट कॉजेज दिस ब्राउन सोल्यूशन टू फॉर्म। ब्राउन सोल्यूशन किस वजह से बना है, आयोडाइड आयन की वजह से बना है ना, जो I2 बना रहे हैं। तो आयोडाइड आयन खुद क्या हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले को रिड्यूस करवा रहा है, लेकिन खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ब्राउन कलर बना है आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन की वजह से। दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन। आगे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट है, सिल्वर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट विद द प्रोटॉन नंबर 47। यूज द प्रोडक्ट टेबल टू स्टेट द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स इन एन एटम ऑफ सिल्वर। हाँ भाई, ये आंसर मुझे जरा तुम लोग बताओ। आपको कैसे पता लगता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 कैसे, देखो सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम नहीं बना सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स की बना सकते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर 20 या लेस देन 20 है। तो ओ लेवल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स तक की बना सकते हो, 47 की तो बना नहीं सकते। क्या आप कहोगे मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लूं 2,8,8 करके और आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? वो तो गलत है। अच्छा, ग्रुप नंबर देख के हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस शेल बता सकते हैं, राइट। लेकिन सिल्वर का ग्रुप नंबर कैसे देखोगे? रुको मैं प्रोडक्ट टेबल दिखाता हूँ। हाँ भाई, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स इन एन एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर ये रहा,
सिल्वर के बाद टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अली नहीं बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई। एक तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल तो पूछ भी नहीं रहा है, वो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स के टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनाओगे ऐसे तो वो गलत है, क्योंकि वो प्रोटॉन नंबर 20 से कम होगा तो ही बनाओगे। हम इसके नंबर ऑफ वैलेंस शेल यस बाय रो नंबर देखेंगे, ठीक है, ये कौन से पीरियड में आ रहा है, क्योंकि पीरियड नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स, ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर बताता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ग्रुप 2 के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप 3 के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन सिल्वर तो किसी ग्रुप में डाला हुआ नहीं है इन्होंने, तो इसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आप बता ही नहीं सकते हो। आप उसके टोटल नंबर ऑफ शेल्स बता सकते हो। टोटल नंबर ऑफ शेल्स कैसे पता लगते हैं, पीरियड नंबर से। जैसे लिथियम सेकंड पीरियड में तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बनाते हो तो 2 शेल्स आते हैं ना, सोडियम पीरियड 3 में तो 2,8,3 3 शेल्स आते हैं। अब सिल्वर जो है वो कौन से पीरियड में, पीरियड 5 में। सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि इसके टोटल 5 शेल्स होंगे, क्योंकि वो 5th रो में, 5th पीरियड में। यस, आगे बात समझ। नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स पूछा हुआ था उसने, तो दिस इज 5। मेटेलिक बॉन्डिंग बना लोगे खुद ही, छोड़ दूं उसको। मेटल पॉजिटिव आइंस सराउंडेड बाय सी ऑफ delocalized electrons, राइट। delocalized इलेक्ट्रॉन ना आगे पीछे बनाना, ऊपर नीचे करके थोड़ा सा, और लेबलिंग जरूर कर देना। दिस इज मेटल पॉजिटिव आइंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दिस इज सी ऑफ delocalized electrons, giant metallic lattice। सिल्वर पे चार्ज तो फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स कितने होते हैं वो बताना है सैम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिल्वर के कितने होते हैं वो तो पूछ ही नहीं रहा आपसे, वो आप बता ही नहीं सकते। वो लूज कितने करता है, वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +1 बनाता है, लेकिन उसके आउटर शेल में वैसे 1 इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, लेकिन वो लूज हमेशा 1 करता है। अब वो प्रॉपर्टी हमने पढ़नी ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको फिर ग्रुप 1 में ही रख देते हैं ना, अगर उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते, उसकी कुछ हरकतें डिफरेंट है, इसकी ट्रांजिशन मेटल में रखा हुआ है उसको। तो वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा किसी ट्रांजिशन मेटल के बारे में कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो आपसे ये पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं उसके पास। अली, आपका पहली बात, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में होती है। आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स का वर्ड आयनिक कंपाउंड्स में और मेटल्स में यूज नहीं करना है। अब इसमें जो डिस्क्राइब करोगे बॉन्डिंग को, ये मेटालिक बॉन्डिंग है। मेटालिक बॉन्डिंग की क्या डेफिनेशन लिखवाई है, मेटल पॉजिटिव आइंस regularly arranged metal positive ions surrounded by sea of delocalized electrons. The force of attraction between metal positive ion and electrons is electrostatic force of attraction. Why are you saying intermolecular force of attraction? ये मैं लिखवा देता हूँ, उसको एक बार लिख लो। Metal positive ion layers are regularly arranged surrounded by sea of delocalized electrons. Having strong electrostatic force of attraction
between पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको याद कर लेना, चाहे कोई भी मेटल हो, मेटालिक बॉन्डिंग ने ऐसे ही डिस्क्राइब करनी है और ऐसे ही बनानी है, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे मैग्नीशियम हो। चले आगे बढ़े। आगे कह रहे हैं स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर दैट आर ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, ट्रांजिशन मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है, एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आगे कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन soluble salt है। नेम अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड एन इनसॉल्युबल बेस व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिल्वर नाइट्रेट। तो बेस क्या होगी? मेटल ऑक्साइड, तो वो सिल्वर ऑक्साइड होगा। एसिड कौन सा लेंगे? ऐसा एसिड लेंगे जिसमें नाइट्रेट आयन हो, जब जो सिल्वर नाइट्रेट बनेगा। तो एक ही एसिड है, नाइट्रिक एसिड। सही है, नाम लिखना चाहो नाम लिख दो, दिस इज नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर का चार्ज लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज सिल्वर ऑलवेज फॉर्म द चार्ज ऑफ +1। दो ट्रांजिशन मेटल के चार्जेस आपको याद होने चाहिए कि वो फिक्स रहते हैं, सिल्वर का और जिंक का। देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फिक्स्ड। अभी कोई पूछ रहा था ना सिल्वर के बारे में। आगे कह रहे हैं एक्वस सिल्वर नाइट्रेट is electrolyzed using inert electrodes. The product of the electrolysis are silver and oxygen. अच्छा भाई, देखो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है ना, तो हमारे पास कौन कौन से कैटाइंस होंगे? H पॉजिटिव आइन एंड सिल्वर आइन। और एनाइन में नाइट्रेट आइन होगा और वाटर है, इसकी वजह से OH नेगेटिव आइन। अब कैथोड पे कौन जाएगा? H पॉजिटिव आइन और सिल्वर आइन। और रिड्यूस कौन होगा? जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर नीचे है, तो सिल्वर आयंस आर रिड्यूस एट द कैथोड टू मेक सिल्वर एटम्स। ये भी बता दिया उसने। कंस्ट्रक्ट द आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो कैथोड पे रिडक्शन की इक्वेशन लिखनी है, सिल्वर +1 आयन, दे गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिल्वर एटम। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, चलो अगर सिल्वर का चार्ज नहीं भी आते तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला देख के समझ नहीं आ रहा, सिल्वर शुड बी +1, नाइट्रेट होता है NO3-1 है। उसके बाद वो एनोड की इक्वेशन पूछ रहे हैं, तो हमने ये देखा था ना, जो एनाइंस होते हैं, सल्फेट, नाइट्रेट, सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन वाला, तो सल्फेट और नाइट्रेट तो कभी भी डिस्चार्ज होते ही नहीं है ना, तो उनको तो हटा ही दो। तो बचा क्या? हाइड्रोक्साइड आइन। और हाइड्रोक्साइड आइन की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन एट द एनोड, तो वो तो हमें रटनी है। 4OH नेगेटिव will form 2H2O, O2 and 4 electrons. Explain why solid silver nitrate cannot be electrolyzed. Solid में there are no free ions. Ions are not free to move. इसलिए मोल्टेन सिल्वर नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, एक्वस की कर सकते हैं, सॉलिड की नहीं कर सकते। यस माही। एसिडिफाइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट reacts with aqueous sodium chloride iodide. State the observation for this reaction. हाँ भाई, सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया है इसने सोडियम आयोडाइड के साथ। अब कोई बता सकता है इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? क्या क्या बनेगा इसमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना, एक्वस है दोनों सॉल्ट। सोडियम बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, इट विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम द नाइट्रेट आयन एंड इट विल फॉर्म सोडियम नाइट्रेट, और सिल्वर आयोडाइड के साथ लग जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सोडियम नाइट्रेट तो सॉल्युबल सॉल्ट है, वो तो एक्वस ही रहेगा। और ग्रुप 1 के सॉल्ट जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं पानी के अंदर, वो कलरलेस सोल्यूशन बनाते हैं, सबको पता है। सोडियम आयोडाइड
ग्रुप 1 मेटल सॉल्ट है, एक्वस है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है, एक्वस है, सिल्वर आयोडाइड इनसॉल्युबल सॉल्ट है। कहाँ पे पढ़ा है सिल्वर आयोडाइड? लेड टू क्लोराइड, हमने तो क्लोराइड का पढ़ा है ना। लेकिन ये जो आपका सिल्वर आयोडाइड है ये भी एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, और ये इसका जो कलर है वो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। अब ये कहाँ पढ़ा है येलो प्रेसिपिटेट? तो ये बता सकता है ये पढ़ा कहाँ पे, कहाँ याद करना है? ये अभी पीछे एक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी देखा था। यस, टेस्ट फॉर आइंस का जो टेबल है उसमें सिल्वर आयोडाइड बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। इन सब के कलर्स हमें याद रखने हैं। एक फाइल भेजी है तुम्हें इंपॉर्टेंट कलर्स एंड टेस्ट की, उसमें भी लिखे हुए हैं ये। देखो इस टेबल की बात कर रहे हैं, ये दूसरी बार दिखा रहा हूँ एलई करते वक्त। क्लोराइड आयन के टेस्ट में आप क्या डालते हो? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड। व्हाइट पीपीटी सिल्वर क्लोराइड का होता है। और ब्रोमाइड आयन में क्या बनता है? सिल्वर ब्रोमाइड। जो क्रीम पीपीटी होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। और आयोडाइड आयन के केस में क्या बनता है? सिल्वर आयोडाइड। और वो जो येलो पीपीटी होता है वो सिल्वर आयोडाइड का होता है। इसी तरह यहाँ पे सल्फेट आयन के टेस्ट में व्हाइट पीपीटी बनता है बेरियम सल्फेट का, क्योंकि आप इसमें बेरियम नाइट्रेट डालते हो। सही है। पेपर 2 में ये टेबल नहीं मिलेगा, ये आपको याद होना चाहिए। चले आगे। बस लास्ट क्वेश्चन होगा, छोटा सा बोर्ड देख लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनाइल इथेनोएट इज शोन। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है मैं तो नहीं जानता क्या है ये, जो ये कह रहे हैं मान लेते हैं। use the structure to explain why propenyl ethanoate is unsaturated। unsaturated क्यों है? unsaturated वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। it has कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। describe a chemical test to show that propenyl ethanoate is unsaturated। test for unsaturation क्या है? टेस्ट क्या है? एड एक्वस ब्रोमीन। एक्वस ब्रोमीन जो होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। और वो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? अगर डबल बॉन्ड है तो वो डीक्लराइज हो जाएगी, डीक्लराइजेस। यस, ब्रोमिनेशन करवानी है इसकी बाय एडिंग एक्वस ब्रोमीन। अच्छा, फिर इसने ना एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें प्रोपेनाइल इथेनोएट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन। अभी एस्टर तो है ना इसमें, और एस्टर बनाने के लिए इसने जाहिर है कोई ऐसी चीजें रिएक्ट करवाई होंगी जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल हो। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जो उसने यूज किया उसका नाम पूछ रहा है। 2 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है भाई? इथेनोइक एसिड। The reaction uses concentrated sulfuric acid as a catalyst। esterification में हम concentrated sulfuric acid use करते हैं। Describe how catalyst speed up chemical reaction। Catalyst decreases the activation energy of a reaction। ठीक है, by providing an alternative path with a lower activation energy। Catalyst increases the speed of a reaction by providing an alternate path with lower एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ये भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो कि कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, so more particles have energies greater than activation energy, hence frequency of effective collision increases। जो हम लोग रेट ऑफ अ रिएक्शन में याद करते हैं ना कैटलिस्ट का, तो अगर आप ये वाला ना लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो। कैटलिस्ट decreases activation energy
so more particles have energies greater than activation energy. So frequency of effective collision increases. ठीक है, इसकी मार्किंग की में ऑल्टरनेटिव पाथवे वाली बात लिखी हुई है। अब देखो जो मार्किंग की होती है ना, अब मैंने क्लास में ना ये वाली बात याद करवाई है इफेक्टिव कोलिजन वाली। देखो जो मार्किंग की होती है ना वो चेकर के लिए होती है। तो चेकर जब चेक करते हैं ना तो वो सारे एस्पेक्ट आपके टैकल कर रहा होता है, तो वो बस एग्जामिनर पॉइंट्स लिख के छोड़ देता है मार्किंग की में। तो वो तुम लोग, अब बात यह है कि मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि मार्क तुमने अगर आंसर अलग लिखा है तो मार्किंग की में अलग लिखा हुआ है तो मार्किंग की को छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से तो फिर तुम सभी छोड़ दोगे, बोलोगे हमने सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो वो मैं डिसाइड करूंगा या तो आपका टीचर डिसाइड करेगा ना कि बात कौन सी बात एक्सेप्टेबल है कौन सी नहीं है। तो कभी इस तरह से मार्क आपके पास, अगर आपने कुछ और याद किया हुआ है, क्लास में कुछ और पढ़ाया है आपको, तो मार्किंग की में अगर वर्डिंग अलग ही लिखी हुई है तो वो वाले क्वेश्चन ना मुझे भेज के कंफर्म कर लिया करो एक बार कि ये हम क्या ये लिख सकते हैं या ये नहीं लिख सकते, उसकी जगह पे खुद से डिसाइड नहीं करना। फिलहाल क्या कर रहे हो? तो बता रहा हूँ एक बार लिख दिया इतना क्या, C1 क्या दोबारा बताना है। इसमें वो पूछ रहा है कि जो एसिड यूज किया है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो क्या है, नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये है ना 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बच्चे, इथेनोइक एसिड। चाहिए आगे बढ़े? स्टार्ट वाला पार्ट शो करना है, क्या हुआ ये था। In an experiment, 11.6 gram of alcohol is reacted with excess of carboxylic acid. The experimental yield of propanyl ethanoate is 6.72 gram. परसेंटेज यील्ड दी, एक्सपेरिमेंटल यील्ड दी हुई है, मतलब इतना प्रोडक्ट प्रैक्टिकली बना है। Relative formula mass of propanyl ethanoate is 100 grams. State the maximum possible yield of propanyl ethanoate is 20 gram. मतलब आपने शो करना है ये आंसर निकाल के। देखो मैक्सिमम यील्ड कब होगी, जब थ्योरेटिकली आंसर निकालेंगे इक्वेशन यूज करके। देखो इसकी ना जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन तो उसने नहीं दी हुई, उसने ना स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ इक्वेशन में। अब जरा इसको ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 11.6 ग्राम ऑफ अल्कोहल इज रिएक्टेड। अब अल्कोहल हमारे पास जो गिवन है ना वो ये वाला अल्कोहल गिवन है, इसका नाम उसने नाम तो नहीं बताया हुआ, लेकिन उससे जो एस्टर बन रहा है वो ये बन रहा है प्रोपेनाइल इथेनोएट। अब जो एस्टर बन रहा है उसका देखो अल्कोहल के 1 मोल से इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ही है ना, कुछ 1 ही है, और इसका 1 मोल बन रहा है एस्टर का। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो अल्कोहल का जो भी मॉलिक्यूलर मास है उससे एस्टर का मॉलिक्यूलर मास बन रहा है। अगर 11.6 ग्राम अल्कोहल होगा तो उससे कितना एस्टर का मास बनेगा वो निकालते हैं। देखो अल्कोहल का जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना उसमें
देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसका मोलिकुलर मास गिवन नहीं है, इसलिए निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा 3 × 12 + 6 + 1। कितना आ रहा है ये? फिफ्टी एट। ओके, देखो अल्कोहल का मोलिकुलर मास जो है ना वो 58 ग्राम है। 58 ग्राम अल्कोहल से एस्टर का मोलिकुलर मास बन रहा है, जो कि कितना गिवन है, 100 ग्राम। वो निकालने की जरूरत नहीं है। अभी अगर मैं 11.6 ग्राम अल्कोहल यूज करूंगा तो फिर कितना एस्टर बनेगा, पहले ये निकालो जरा। ये 20 ग्राम आना चाहिए, ये शो करना था। x इंटू 58 इज इक्वल टू 11.6 इंटू 100। आ रहा है 20 ग्राम। फिर कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोपाइल इथेनॉल। थ्योरेटिकली हमारे पास 20 ग्राम बनना चाहिए, लेकिन बना कितना है असल में, 6.72 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, एक्चुअल वैल्यू ओवर थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100%। एक्चुअल वैल्यू है 6.72 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। कितनी, 33.6%। सही है भाई। ओके डन।